तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरबी पे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं और उसी को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है केटू, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, और तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, और चौथा ऑप्शन है माउंट धौलागिरी। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें पूछा गया भारत में हिमालय की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो यह होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। यह कहाँ है? यह सिक्किम में है। तो यह सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,586 मीटर है। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर यहाँ पर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट होगी केटू। अगर यहाँ पर की पूछे तो होगी केटू। यह जो है इसका कुछ अंश पाकिस्तान से मिला हुआ है। इसका कुछ अंश पाकिस्तान से मिला हुआ है, इसीलिए इसमें आप पूछा गया है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत में अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा होगा, यदि भारत की पूछा जाए तो केटू होगा। और माउंट एवरेस्ट या नेपाल में स्थित है। या नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट धौलागिरी तो यह भी नेपाल में स्थित है। यह भी नेपाल में है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, और चौथा ऑप्शन है 8। आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो माही नदी जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 8, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों को हम याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे, जैसे कि मित्र पर गमछा झार। मित्र पर
गमछा, झाड़। तो जैसे मित्र से हो गया त्रि से त्रिपुरा, यम से मित्र से हो गया मिजोरम, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, और गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, और छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड। तो यही 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी या मेघालय में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि हिंदी के अंतर्गत राजभाषा को किस रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। जिसमें ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 248, ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 348, अनुच्छेद तीसरा है 343, अनुच्छेद चौथा है 345। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, यह 343 अनुच्छेद में है। और यह भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है नेपाली, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है कोंकणी। आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारे संविधान में भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पहले इसमें कुल 8 भाषा सम्मिलित थी। पहले इसमें 8 भाषा सम्मिलित थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें कौन सी नहीं है। तो भोजपुरी भाषा यह नहीं है।
तो भोजपुरी को भाषा में 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है, भाषा नहीं माना गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो पहला है कृषि उत्पाद बाजार समितियां, दूसरा ऑप्शन है जिला परिषद, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन है नगर पालिकाएं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध, तो 74वां संविधान संशोधन सन 1992 में किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। चौहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं चौथा ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की अधिकार के मूल अधिकार को बनाया गया? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 83वां संविधान संशोधन, और तीसरा ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 86वां संविधान संशोधन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। यह 2002 में किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन सा है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा व ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है पंचायत समिति, और तीसरा ऑप्शन है जिला परिषद, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बलवंत मेहता ने बलवंत मेहता ने 1957 में इसको
1957 में इसको 3 स्तर में विभाजित किया, 3 स्तर में विभाजित किया, जिसमें से पहला स्तर होगा जिला परिषद, और दूसरा स्तर होगा पंचायत समिति, और तीसरा स्तर होगा सबसे निचला स्तर ग्राम सभा व ग्राम पंचायत। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न स्तर यानी कि सबसे निचला स्तर, तो सबसे निचला स्तर होगा ग्राम सभा व ग्राम पंचायत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। यह कितने समय में इसका गायन किया जाता है। तो यह इसका गायन समय है 65 सेकेंड। 65 सेकेंड के अंदर इसका गायन किया जाता है। और यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह जो है सो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला है भारत में अधिनियम का नाम, और दूसरे सूची में है कि वर्ष। आप सभी लोग इसका सही सही मिलान करेंगे। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। तो यह पहला हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। तो यह दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया। तो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में आया। तो यह तीसरा हो जाएगा। अगला है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। तो यह चौथा हो जाएगा। आप सभी लोग मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें चौथा आंसर सही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।